गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास विषय के अंतर्गत पहला पाठ है इतिहास के साधन। इसके पूर्व हम लोगों ने पुनरावर्तन में देखा था कि कक्षा 7वीं में इतिहास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अब कक्षा 8वीं में का पहला जो पाठ है वो इतिहास के साधन। इतिहास के साधनों की जानकारी पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने लिया है। इतिहास के साधन भाग 1 अर्थात इसको 2 भागों में विभाजित किया है मैंने, जिससे आसानी से इसके छोटे छोटे घटक आप लोगों के समझ में आ जाए। तो इतिहास के साधन देखते हैं आज हम लोग। इतिहास के साधन भाग 1 हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। इस वर्ष आधुनिक मैं पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। फिलहाल माइक म्यूट रखोगे तो अच्छा है। अंत में जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो, मैं भी प्रश्न करूंगा आप लोगों से। इतिहास के साधन भाग 1 हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। पिछले वर्ष प्राचीन भारत और मध्ययुगीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वर्ष हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके कौन कौन से साधन है उसके बारे में हम इस वर्ष पढ़ने वाले कक्षा 8वीं में। इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों का समावेश होता है। इसी भांति आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य, श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का भी समावेश होता है। तो मुख्य साधन है भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। इस तरह से इतिहास के 3 प्रमुख साधन भौतिक, लिखित और मौखिक। और आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक युग में साइंस का युग है, हम लोग देखते हैं तो अनेक दृश्य, श्रव्य अर्थात सुने जा सकने वाले दृश्य जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन एग्जाम्पल वीडियोस दिखाई देते हैं इंटरनेट पर, विकिपीडिया के माध्यम से भी हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, और बहुत सारे ऑडियोज हैं जो पुराने समय के भाषण है नेताओं के, लीडर्स के, उससे भी हम बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी ग्रहण करते हैं। अब सबसे पहले आज हम देखने वाले भौतिक साधन। भौतिक साधन में क्या है? इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जाता है। अब वस्तुओं, अनेक वस्तुएं पुराने समय के, हम लोगों ने इसके पहले कक्षा 6वीं में देखा था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं उत्खनन के दरमियान मिली थी। उस पर, उसके अंदर बहुत पक्के घड़े, पक्की ईंटें या खिलौने, ऐसी ढेर सारी चीजें हमको मिली। उसके आधार पर इतिहास का वह भी एक भौतिक साधन है जिसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, या इतिहासकार उसके अनुसार अनुमान लगाते हैं कि कितने वर्ष पूर्व की वस्तुएं की इसकी विशेषता क्या है। वैसे ही वास्तुओं द्वारा, वास्तुओं अनेक इमारतें जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, किले हैं, प्राचीन समय के किले हैं, मंदिर है, तो ऐसी अनेक इमारतें जिसे वास्तुओं में गिना जाता है। आर्किटेक्ट कौन से समय का उसमें डिजाइन किया गया है, कैसे कार्विंग पत्थरों पर की गई है, उसके आधार पर भी हम ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करते रहे। वैसे ही पुराने समय के सिक्के हैं, प्रतिमाएं हैं, पदक है, किसी को पदक मिले होंगे सोने के या रजत के या कांस्य के, या ताम्रपत्र है, उसके आधार पर भी हम ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, समझते हैं। भवन और वास्तु भौतिक साधनों में सबसे पहले दिया है भवन और वास्तु। आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है।
यहाँ पर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आधुनिक समय का जो इतिहास है, उसमें विशेष रूप से यूरोपीय लोग, जो अंग्रेज सत्ताधीश हमारे यहाँ पर आए, लगभग 150-200 वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने अपना प्रशासन चलाया। उसी के साथ-साथ जो भारतीय रियासतदार है, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनका कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फव्वारों जैसी वास्तुओं का निर्माण किया गया। ऐसी अनेक सड़कें पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई है। अगर मुंबई सीएसटी हम लोग जाते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, शिवाजी महाराज टर्मिनस जब जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी अनेक भवन, हमें विभिन्न भवन दिखाई देंगे। ऐसे पुराने बहुत सारे ऑफिसेस दिखाई देंगे, जो 150-200 वर्षों के पूर्व बने हैं, और उसके बावजूद भी वे आज भी उसी अवस्था में उतने ही टिकाऊ, उतने ही आकर्षक। और उस समय की जो सड़कें थी, अनेक ऐसे पुल हैं जो ब्रिटिश शासन के समय बने हैं, बहुत सारे प्याऊ हैं, फिर ऐसे फव्वारे हैं जो सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए। तो इन वास्तुओं का निर्माण किया गया। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश। तो आज के 150-200 साल पहले किस तरह से अधिकारियों के लिए कार्यालय बनाए जाते थे, नेताओं के लिए आवास बनाए जाते थे, अधिकारी क्रांतिकारियों के आवास कैसे थे, जो रियासतदार थे बड़े बड़े भारत देश में, उनके रजवाड़े किस तरह से थे, किले कैसे थे, और कारावास जैसी जो सुविधा थी, व्यवस्था थी कि कैदियों को किस तरह से रखी जाए, ऐसी अनेक इमारतों का समावेश आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड में होता है। यहाँ पर ये सिक्के किस तरह से उस समय चलते थे, ब्रिटिश कालीन या उसके पूर्व के ये सब सिक्के, ऐसे अनेक सिक्के हमको वास्तु संग्रहालय में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जिसका पहले नाम था, अब वह छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के रूप में मुंबई है, मुंबई सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हम जा सकते हैं। वहाँ पर अनेक ऐसे सिक्के रखे गए हैं नमूने के तौर पर। इन सिक्कों के आधार पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्के कब के हैं। जैसे यहाँ पर ये सिक्के आप लोगों ने देखे भी होंगे, पुराने सिक्के अगर घर पर हो तो उस पर देख सकते हैं, इस तरह के वर्ष लिखा जाता था, 1969 का है, 1970 का है, 1869 टू 1948 महात्मा गांधी जी के जो कालखंड था, उसकी स्मृति में यह सिक्का बनाया गया है। तो ऐसे अनेक सिक्के, करेंसीज, नोट, उसके आधार पर भी ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसे रजवाड़े, भवन, यहाँ पर इस तरह से पुलों की जो निर्मित थी, ऐसी अनेक पुल हैं, ब्रिजेस हैं, जो रेलवे के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए। जैसे कसारा घाट की तरफ से जब हम अपने गांव की तरफ जाने लगेंगे, तो वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे ब्रिजेस हमको घाट पार करते समय दिखाई देते हैं, जो कि ब्रिटिश काल के दरमियान बने थे, आज से 150-200 वर्ष पूर्व जिसकी निर्मित हुई थी। इसके आधार पर भी हम आधुनिक इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे शिलापट होते हैं जहाँ पर लिखा गया होता है, ऐसी शिलाएं या चट्टानों पर लिखी गई है, कुछ खुदा हुआ है या पत्थरों पर लिख करके वहाँ पर इस तरह से इसकी जानकारी लिखी होती है कि कब इसकी निर्मित की गई, किसके द्वारा निर्मित की गई, इसका उद्घाटन किसने किया, ऐसी अनेक जानकारियां हमको वहाँ पर मिल सकती है। इस तरह से फव्वारे जो शहरों की सुशोभीकरण के लिए बनाया गया। मुंबई में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर भी फाउंटेन है एक स्थान, वहाँ पर भी इस तरह का फव्वारा है। यह है सेलुलर जेल अंडमान में, यह कारावास है, इसका भी अपना एक इतिहास है। ब्रिटिश शासन में हमारे देश के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, क्रांतिकारियों के लिए इस तरह की ये जेल की व्यवस्था थी, जहाँ पर सजा के तौर पर उन क्रांतिकारियों को रखा जाता था। तो एक चित्र उसका भी है, सेलुलर जेल अंडमान द्वीप समूह में। ऐसे रजवाड़े, इंदौर के घरानों के रजवाड़े, ऐसे अनेक रजवाड़े हैं जो उस समय प्रसिद्ध थे, जिसके आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं
कभी विजिट करते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हैं, तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम लोग ऐसे स्थानों पर जाएं, वहां पर अनेक ऐसी वास्तुएं हैं, ऐसी बनावट है उसकी, कि पता चलता है कि उस समय के लोग कितने आर्थिक संपन्न थे, उस राजे रजवाड़े में रहने वाले लोगों के ठाट बाट क्या थे, और जो कलाकार थे उस समय के, वास्तु विशारद जो हुआ करते थे, आर्किटेक्ट जो डिजाइनर हुआ करते थे, बड़े ही सुंदर तरीके से बनाए हैं। उसकी भव्यता आज भी उसी तरह से हमको दिखाई देती है। तो उसके इतिहास के बारे में हम समझ सकते हैं, उसकी जानकारी वहां पर जाकर ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अभी दिखाया, अंडमान के सेलुलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के क्रांतिकारियों के विषय में अगर हम लोग विजिट करते हैं अंडमान के सेलुलर जेल में, तो वहां पर स्वतंत्र वीर सावरकर के जो क्रांतिकारी कार्य उन्होंने किया था, उसके विषय की जानकारी हम वहां पर जाकर के ले सकते हैं। मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी जी के युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मुंबई में मणि भवन है, जहाँ पर गांधी जी अक्सर आया करते थे। उसी तरह से वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है। वैसे ही गुजरात अगर हम जाते हैं तो साबरमती आश्रम है, जो गांधी जी के इतिहास के बारे में जहाँ पर जाने के बाद हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर मणि भवन मुंबई में स्थित है, यहाँ पर भी आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। गांधी जी के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य, वहाँ पर चित्र, उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से बापू कुटीर, जैसा कि मैंने बताया, वर्धा में सेवाग्राम, और उसी तरह से साबरमती में अगर हम जाते हैं तो भी गांधी जी के बारे में, वहाँ के आश्रम के बारे में, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसी अनेक ऐतिहासिक इमारतें, धरोहर हमारे देश में। उसी तरह से कई स्मारक हैं। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण कराया गया। ऐसी अनेक प्रतिमाएं विकसित की गई, जिसके आधार पर हम उनका इतिहास जान सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ पुतला देखते हैं या स्मारक देखते हैं, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी जानकारी लेते हैं। ऐसे अनेक स्मारक, ऐसे अनेक स्थान है जहाँ पर इनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भी प्रतिमाएं हमको दिखाई देती हैं, महात्मा गांधी की प्रतिमा दिखाई देती है, महात्मा ज्योतिबा फूले की, ऐसी अनेक प्रतिमाएं। प्रतिमा के नीचे पाटी पर उस व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म मृत्यु का उल्लेख होता है, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन घटनाओं के साथ साथ, मतलब उस व्यक्ति ने कौन से महान कार्य किए, किस तरह के कार्य किए, और उसी के साथ साथ उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, या किस तरह से वे शहीद हुए। तो ऐसे स्मारकों से हम अनेक जीवन क्रम के बारे में जान सकते हैं उस व्यक्ति के। उदाहरण के तौर पर जैसे लोकमान्य तिलक जी का पुतला है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का पुतला है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, या महात्मा ज्योतिराव फूले जी की प्रतिमा है। तो उसके नीचे उनके बारे में, जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम संक्षिप्त में ही लिखा होता है, लेकिन बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर अनेक ऐसे शहीद स्मारक बनाए गए। यहाँ पर चेतक स्मारक दिया गया है, चेतक चबूतरा, उस स्थान पर चेतक के बारे में जानकारी है। उसी तरह से शहीद भगत सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होगी, उनका पुतला बनाया गया है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। उसी तरह से विवेकानंद शिला स्मारक, शाश्वत प्रेरणा स्रोत, युवाओं के लिए एक प्रेरणा, भारत के लिए एक आदर्श के रूप में विवेकानंद जी थे। तो विशाखापट्टनम में
विवेकानंद शिला है, वहाँ पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाया गया है। तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हम वहाँ पर जाकर के जान सकते हैं। इतिहास के लिखित साधनों में कौन कौन से साधन है? आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साधनों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। विदेशी व्यक्तियों का, इस तरह से पत्राचार, जैसा कि आप लोग जानते हो, इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश शासन में अनेक पत्राचार महात्मा गांधी जी के बीच, या भारत देश और वहाँ के जो भी शासक थे ब्रिटिश, उनके बीच पत्राचार हुआ। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, समकालीन जो भी शासक थे उनके बीच जो भी पत्राचार होता था, वो आज भी संकलित करके रखे हुए, जिसके माध्यम से भी हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। ऐसी अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, लेख प्रकाशित हुए ऐसे पत्रिकाओं में जो लोगों में जोश भरने का काम करती थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिसमें लिखा जाता था, जिससे कि देश की आज़ादी में युवा एवं देशवासियों का पूरी तरह से सहयोग प्राप्त हो सके, तो इसके द्वारा भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐसे फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हैं, समाचार पत्र हैं, आत्मचरित्र हैं, लेखन कार्य हैं, फिर पुस्तकें हैं। विदेशी व्यक्तियों ने भी बहुत सारे ऐसे लेखन कार्य किए हैं। आत्मचरित्र, ऑटोबायोग्राफी है, जैसे महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया आत्मचरित्र है। ऐसी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुए समय समय पर, जिसके द्वारा ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। अब समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों द्वारा हम समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आज का जो प्रमुख समाचार है, आज जो भी घटनाएं देश में हो रही है, न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चलता है। ये पत्र पत्रिकाएं अगर आज 25 साल बाद देखें, या 25 साल बाद अगर कोई व्यक्ति उसको देखता है, तो आज के समय की घटना वो 25 साल के बाद भी जान सकता है। तो ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं जो समय समय पर छपते रहती हैं। उन पत्रिकाओं को आज भी संकलित करके संभाल करके रखा गया है, जिससे अनेक घटनाओं की जानकारी, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, या किसी विशिष्ट घटना का विश्लेषण करके किसी विद्वान ने लिखा है, किसी संपादक ने अपने संपादकीय में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा है, किसी घटना के बारे में लिखा है, तो उसकी जानकारी संकलित तौर पर रखी गई है, उसे हम पढ़ सकते हैं, उससे उस समय की जानकारी ले सकते हैं। विद्वानों की मत पत्रिकाएं, प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर आज के 25 साल पहले देश की स्थिति क्या थी, उस समय कौन कौन से राजनीतिक दल बहुत अधिक सक्रिय थे, किसका शासन देश पर चल रहा था, और उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी थी, आर्थिक स्थिति देश की कैसी थी, आर्थिक हालात कैसे थे, कौन कौन से सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, ये सब जानकारियां हमें पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से मिलते रहते हैं। स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। अर्थात आजादी के पहले कुछ ऐसे पत्र थे, ऐसे समाचार पत्र थे जो लोगों, जन जागृति का कार्य करते थे, लोगों में जागृति लाने का कार्य करते थे अपने अधिकारों के प्रति। समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को अलर्ट करने का काम, जागृत करने का काम ये समाचार पत्र करते थे। इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं, अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में थे। महत्वपूर्ण बात है यह कि उस समय समाज में अनेक कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, विधवाओं को सती प्रथा, अर्थात उनको पूरी तरह से सती कर देना, तो ऐसी अनेक समस्याएं देश में थी। तो उसके खिलाफ भी पुनर्जागरण का कार्य किया गया, लोगों को जागृत करने का कार्य किया गया, लोगों को इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास किया गया, बताया गया। ऐसे अनेक कानून बनाए गए कि जिसके द्वारा किसी का अहित न हो, समाज की जो कुरीतियां हैं वह समाप्त की जा सके, जैसे दहेज प्रथा है। तो इस तरह से
राजनीतिक जागरण के साथ साथ सामाजिक पुनर्जागरण का काम भी ये समाचार पत्र पत्रिकाएं कर रही। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे सत्पत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया। तो इस तरह से जो पुराने समाचार पत्र थे, उदाहरण के लिए केसरी हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, तो पुराने समय की जो भी घटनाएं थी, यहाँ पर दिया विष्णु शास्त्री चिपलूणकर द्वारा लिखी गई निबंधमाला पुस्तक का कवर पेज है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि निबंधमाला जो पुस्तक थी वह भी सांस्कृतिक विषय पर भाष्य था। सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के प्रति लोगों को जागृत करने का कार्य इन पुस्तकों के द्वारा, इन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने मूक नायक पत्रिका 1920 ईस्वी के जनवरी में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की, उन्हें अगला विद्यार्जन करने हेतु इंग्लैंड जाना पड़ा, अतः उन्होंने इस पत्रिका का दायित्व अपने सहयोगी पर सौंपा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अप्रैल 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रारंभ की। सामान्य जनता को जगाने और उन्हें संगठित करने हेतु उन्होंने बहिष्कृत भारत में लिखना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त जनता और प्रबुद्ध भारत, ये 2 समाचार पत्र भी चलाए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत यह पत्रिका शुरू की 1927 ईस्वी में। उसी के साथ साथ उसके पूर्व 1920 ईस्वी में मूक नायक नामक पाक्षिक तैयार किया था उन्होंने, लेकिन उन्हें किसी कारणवश या विद्यार्जन करने हेतु आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, तो उन्होंने मूक नायक पत्रिका का संपादन अपने मित्र को सौंपा। उसके बाद फिर 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनता और प्रबुद्ध भारत के अन्य 2 समाचार पत्र भी चलाए, जिसके माध्यम से लोगों में जन जागृति, जो सामाजिक विषमता थी, उसे समाप्त करने के लिए अपने लेख लिखना आरंभ किए। यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, उसके माध्यम से गांधी जी ने अपने बारे में बताया है। उस समय द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऐसे अनेक आत्मकथाएं उस समय लिखी गई, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी हमें मिल सकती है, उस समय के इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी एन ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, भारत देश स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। उसी के साथ साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी है, भारत एक खोज, जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी हम अपने देश के बारे में जान सकते हैं। उसी तरह से A letter from a father to his daughter, अपनी बेटी के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक पत्र लिखे थे। इस तरह से इन सब संकलन पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के माध्यम से, अनेक लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। यह सब इतिहास के लिखित साधनों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके अगले भाग में हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है उसमें इसको रिवाइज करते हुए फिर मौखिक साधनों के बारे में हम पढ़ेंगे।